सो हेलो एवरीवन, आज जो है हम केमिकल प्रियोडिसिटी जो चैप्टर है इसको देखने वाले हैं बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोथ आईसीएआर की बात करें या फिर बीएचयू की बात करें तो इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे हम डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली जो इसके यूज कराए जाते हैं। और ये चैप्टर जो आपको आना भी चाहिए बिकॉज अलग चैप्टर्स में भी इसको यूज कराया जाता है। तो अभी जो हम इसको बस रिवाइज के तौर पर जो है देखेंगे क्या क्या चीज़ें मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है और उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। तो और साथ के साथ इसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो एक्सेप्शन से आते हैं, चाहे वो हम बात करें एटॉमिक साइज के अंदर, एंथैल्पी के अंदर, पोटेंशियल के अंदर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। तो इनसे जो एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन बनते हैं यही मेन यहाँ क्वेश्चन आता है। तो हम एक्सेप्शंस वाले पॉइंट्स को भी करेंगे। आपको जो है उनको एक जगह जो है लिख लेना है ताकि बार बार जो है पूरे चैप्टर्स को ना पढ़ना पड़े, बस उन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है सबसे पहले तो जेड इफेक्टिव, इसका जो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूज कराया जाता है इनके अंदर, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे हम। फिर एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के क्या ट्रेंड्स रहते हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा बिकॉज आई थिंक कि आप सभी लोग तो पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, यहाँ पे रिवाइज करना है। और साथ ही साथ क्या क्या उसके अंदर जो है पॉइंट्स को मतलब एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है, बस उन्हीं चीज़ को जो है आपको जानना है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जेड इफेक्टिव की। तो देखिए जेड इफेक्टिव होता क्या है। जेड इफेक्टिव होता है नेट एट्रैक्टिव फोर्स। नेट एट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो नेट फोर्स लगता है, नेट यहाँ बोला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब यहाँ पर सिंपल से समझिए, यहाँ पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है और इसके चारों साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो सभी सेल में लगभग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, FNUCL न्यूक्लियस कर देते हैं। ये क्या है, F इस पर न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव को निकालना होता है, उस केस में क्या करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, नेट फोर्स चाहिए न्यूक्लियस के द्वारा। यहाँ तो F न्यूक्लियस पहले तो पता चल गया हमको, F न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये नेट नहीं है। क्यों, क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे चार्ज होता है, माइनस माइनस। तो ये इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे, बाहर रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा। यहाँ पे ये प्लस चार्ज होता है, इसकी वजह से इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये रिपल्सन करते हैं इसको। तो कुछ फोर्स से जो इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसको बाहर धक्का देंगे। मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इनके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लगभग 10 न्यूटन का तो फोर्स लगाते हैं, 8 से 10 न्यूटन का जो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लगाता है ये। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 न्यूटन का फोर्स क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ लग रहा है, रिपल्सिव, ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा था। ठीक है, ये न्यूक्लियस लगा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर धक्का दे रहे हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पे जब आपसे पूछा जाता है, F नेट क्या हो जाएगा, तो F न्यूक्लियस माइनस F इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो चारों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इसको बाहर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, यहाँ पे 60 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या होगा, जो आपका ये 60 न्यूटन आया ये क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव। जेड यहाँ कहने का मतलब जो है न्यूक्लियस के द्वारा एक्चुअली जो है यहाँ पे आप पढ़े पिछले चैप्टर में भी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जेड से किसको, न्यूक्लियस को जो है जनरली वो करते हैं, डिनोट करते हैं प्रोटॉन को। तो यानी कि जितने प्रोटॉन्स के वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा था टोटल, वो तो न्यूक्लियस के द्वारा ये था, लेकिन नेट कितना लग रहा है प्रोटॉन के द्वारा, ये यहाँ पे हो गया। तो ये यही हो गया कि नेट इलेक्ट्रॉन किस फोर्स से खींचा जा रहा है अंदर, तो इस 60 न्यूटन से। यहाँ पे जो है 100 न्यूटन से नहीं, भले ये 100 लगा रहा हो, लेकिन बाकी जो है रिपेल करके इसको बाहर भेज रहे हैं, तो नेट कितना फोर्स हो जाएगा, 60 न्यूटन। तो मेनली आपको जेड इफेक्टिव जो हो गया आपको कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। तो यही चीज़ आगे जो है अभी आगे यूज कराया जाएगा आपसे। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जेड इफेक्टिव से क्या है, जेड इफेक्टिव का ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड बात करेंगे पीरियड टेबल के अंदर, यानी पीरियड टेबल के अंदर वो किस तरह से मूव करता है। तो आपका कुछ पीरियड टेबल है, इधर क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है, 1 to 18 तक जाता है, और इधर क्या होता है, ग्रुप होता है। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर बार बार जो है बस आपको आगे से बता दूंगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये पीरियड हो गया, ये ग्रुप, ये सारे जो हो जाएंगे आपके ग्रुप जाएंगे। और पीरियड जो, सॉरी पीरियड मैं 18 तक बोल दिया है, 18 तक नहीं, पीरियड जो है यहाँ पे ये पीरियड जो होते हैं ये वाले हो जाएंगे आपको, पीरियड इस साइड में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो होंगे ये पीरियड हो जाएंगे आपके। ठीक है, वहीं हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप जो है आपका टोटल वो 18 तक वेरी करता है। ठीक है, 1 to 18 ग्रुप होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, पीरियड में जो है, पीरियड हो गया, इधर हम मूव करेंगे तो इधर मूव करेंगे तो ग्रुप में। तो जेड इफेक्टिव का वेरिएशन की बात करें तो ग्रुप में जैसे जैसे मतलब हम पीरियड के अंदर जाते हैं, इधर राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपको ये चीज़ रखना होगा, जेड इफेक्टिव जो है क्या होता है, इंक्रीज करता है
पीरियड में क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज आप देखोगे कि जैसे जैसे हम एक पीरियड के अंदर जाते हैं, सेल का तो नंबर बढ़ नहीं रहा है यहाँ पे, यानी सेल नंबर 1 यहाँ पे जो है सेल 1 है 2 है, तो सेल का तो नंबर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ जाता है आपका इफेक्टिव, यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या वो बढ़ जाती है, यानी प्रोटॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक्चुअली बढ़ने लगता है। सेल मान लीजिए यहाँ पे है, ये पहले वाले में मान लीजिए एक सेल था, ये वाला नहीं था, ये सब इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वहाँ पे, तो ये सेल था, इसी के अंदर जो थे इलेक्ट्रॉन्स थे केवल, सेल का तो नंबर बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ इतना ही था, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जितना रिपेल कर रहे हैं इसी के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स उतना रिपेल नहीं कर पाते जितना तेजी से प्रोटॉन की जो है यहाँ पे मात्रा बढ़ती जाती है। तो वही चीज़ है कि जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे पीरियड के अंदर आप देखें तो बढ़ता है, ठीक, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है, ठीक है। अभी इस चीज़ को याद रखेंगे अभी से, बस जेड इफेक्टिव के बारे में बस आपको है इतना पढ़ना, आगे हम अभी देखेंगे किस तरह से जो है यूज करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक आयनिक साइज से क्वेश्चन, बिकॉज इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे वो BHU हो या फिर ICR हो। तो देखिए एटॉमिक साइज, इसके अंदर सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, ट्रेंड मतलब जो क्या ट्रेंड है, क्या एक्सेप्शन है, सारी चीज़ देखेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको किस तरह सॉल्व करना वो भी देखेंगे, एटॉमिक या फिर आयनिक साइज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड। ट्रेंड मतलब किस तरह से रहता है पीरियड के अंदर, किस तरह से वेरी करता है जनरली नॉर्मल केसेस में। तो देखो हम बात करें, इधर पीरियड हो गया है, ठीक, तो पीरियड में क्या होता है, ये पीरियड के अंदर क्या होता है, साइज जो होता है, अब हम भी क्या पढ़े, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लीजिए कि साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, क्योंकि हम अभी जेड इफेक्टिव पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ से, साइज क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब इसी से इसका आंसर आएगा कि पीरियड के अंदर साइज क्या होगा, तो चूंकि हम पढ़ लिए अभी जान गए कि साइज क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव क्या होता है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज करता है, जैसे जैसे हम आगे पीरियड में जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब साइज क्या होगा, कम होने लगेगा। तो पीरियड के अंदर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके अंदर एक्सेप्शन भी है, अभी मैं एक्सेप्शन भी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जनरली आपको याद रखना कि साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज आपका जो है डिक्रीज होगा। वही हम ग्रुप के अंदर बात करें तो देखिए ग्रुप के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने लगते हैं, सेल यानी क्वांटम नंबर आप पढ़े होंगे, एन जो होता है N1 N2 क्वांटम नंबर जो था वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एन का जो है नंबर 1 2 3, मतलब सेल के नंबर बढ़ने लगते हैं, एक एटम इसके अंदर सेल का ही नंबर बढ़ने लगता है। जनरली क्या होता है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे जाते हैं इतने ही में एक पीरियड के अंदर, तो लेकिन सेल का नंबर जो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये साइज जो है बढ़ने लगता है। जेड इफेक्टिव उतना जो है असर नहीं कर पाता है, ऐसे भी जेड इफेक्टिव जो है कम होने लगता है नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा आपका, साइज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, साइज जो है आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ जेड इफेक्टिव जो है कम होता है। तो ये हो गया जनरल ट्रेंड, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब इसके एग्जाम्पल भी इसका अगर करना हो तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम बात करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ तो क्या करोगे आप डायरेक्टली बोल दोगे कि क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब आपसे पूछा जाए कि साइज का सीक्वेंस बताइए। साइज हम पढ़े थे कि सारे क्या चीज़ हैं, एक पीरियड के जो एलिमेंट हैं। तो पीरियड में क्या होता है, साइज चूँकि डिक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है यहाँ पे, तो इसके साइज इधर क्या होंगे, कम होंगे मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ तक यहीं तक मैं आगे एक्सेप्शन भी था नियोन वाले केस में, तो मैं आगे आपको चीज़ बता दूंगा। तो अभी जो ये जनरल ट्रेंड हो गया, और जैसे नीचे जाएंगे हम, जैसे मान लीजिए हेलिना के रफ से जो वाला जो चीज़ था, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। इसके केस में क्या होगा, आप देखोगे कि नीचे वाला जो है बढ़ते जाएगा, बिकॉज नीचे साइज क्या होता है, ग्रुप के अंदर साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए ट्रेंड के नंबर, ट्रेंड्स मतलब जो इस तरह से फॉलो होते हैं। अब हम चलते हैं, ये तो एटॉमिक हो गया। अब देखिए एटम्स के अंदर जनरली क्या होता है, एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और n इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू n प्रोटॉन होते हैं, जिसके वजह से हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, मतलब नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और किसी भी एटम के अंदर टोटल क्या क्या चीज़ें होते हैं आप देखोगे, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो पूरे एटम के ऊपर कौन किसकी वजह से चार्ज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है। और जनरली जो है एटम के अंदर जो नेचुरल स्टेट में जो एटम नॉर्मल जो एटम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है उतना ही जो है प्रोटॉन्स की संख्या होती है। तो नेट चार्ज आप देखोगे कि जीरो हो जाता है। लेकिन
जैसे ही यहाँ से एक मान लो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, n-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था पहले से, तो 5 प्रोटॉन भी होगा, 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 प्रोटॉन थे पहले नॉर्मल केस में, जब एटम एकदम न्यूट्रल स्टेट में था। जैसे ही हम ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या अब 5 प्रोटॉन के बराबर इसको कर सकते हैं? नहीं कहेंगे, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ पे माइनस चार्ज कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज कितना है, 5 है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, +1, यानी +1 इस एटम पे चार्ज आ जाएगा। कब आया वो, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक हटाएं, उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन हटेगा उतना ही प्लस चार्ज यहाँ पे बढ़ते जाएगा। उसी तरह से जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे आपके पास, यानी 5 निगेटिव जो साइन था वो 5 टाइम्स था, ठीक है, 5 -5 था, 5 प्लस था यहाँ पे प्रोटॉन के। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और ऐड किए बाहर से, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक और चार्ज बढ़ा देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव तो अभी भी प्रोटॉन तो बढ़ाए नहीं हम, तो प्रोटॉन कहते हैं यहाँ पे 5 ही रह जाएगा। तो नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज देखो क्या माइनस में आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे किसी भी न्यूट्रल एटम पे, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना उस पर जो है माइनस चार्ज बढ़ते जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हटाते जाएंगे वैसे वैसे प्लस चार्ज उस पर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले याद रखेंगे। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए, अब जो है इलेक्ट्रॉन जैसे हटते हैं उसको हम जो है आयन बोलते हैं, आयन, ठीक। तो आयन आपके सामने 2 प्रकार के होंगे, एक तो जो होता है एनायन, दूसरा जो है कैटायंस। तो कैटायन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले बोलते हैं, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब हटता है तब देखें ऊपर की प्लस चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के जैसे जैसे हटेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज के आयंस को क्या बोलते हैं, कैटायंस, ठीक। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, एटम पे किसी भी नेगेटिव चार्ज आता है, उस आयन को क्या बोलेंगे हम, एनायन बोलेंगे। और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एनायन और कैटायन क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो डायरेक्टली आप किस तरह से कर पाओगे, अब यहाँ पे जो है आप सीधे फार्मूला पे ही चल जाओ, फार्मूला बोलो या फिर कुछ भी, इससे तो ज़्यादा मतलब अभी समझाने की टाइम नहीं है। तब याद रखना बस इस चीज़ को, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन चार्ज, ठीक है। अब बस इस चीज़ को याद रखना है, जब भी कैटायंस के बीच में आपको कंपेयर करने को मिले साइज के 3-4 कैटायन दे दे किसी एलिमेंट के, तो उस केस में आपसे पूछा कि साइज का ऑर्डर बताइए। तो साइज का ऑर्डर बताते समय आपको सिंपल से क्या करना है, कैटायन के चार्ज को देख लेना वहाँ पे। जैसे हम एग्जांपल बात करें कि साइज का अगर पूछा जाए, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम ये हो गया +2 एंड एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। अब ऐसे केस में आपसे पूछ दिया अगर क्वेश्चन में कि साइज का रेशियो बताइए, यहाँ पर प्लस हो गया 1, एल्यूमिनियम के क्वेश्चन पूछे कि साइज का रेशियो, साइज बताइए। अब सिंपल से आपको क्या करना है, हम क्या पढ़े थे यहाँ पे कि साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन के चार्ज के, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होगा। इस पर 3 चार्ज है, चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे चार्ज बढ़ा, यानी साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बढ़ेगा मतलब ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। साइज बढ़ गया मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम चार्ज इसी के ऊपर है। तो Al+3 जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, फिर Al+2 हो जाएगा, फिर Al+ हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा जब आपसे केवल कैटायंस के चार्ज दिए हों और आपसे साइज का ऑर्डर पूछ लिया जाए वहाँ पे। ठीक इसी तरह से जब एनायन के पूछा जाए साइज का ऑर्डर, जब एनायंस का दिया हो तो एनायन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, एनायन वाले केस में क्या होता है, यहाँ कैटायन के अंदर हो गया। अब हम बात करते हैं एनायंस। जब एनायंस दिए हो यानी माइनस चार्ज वाले दिए हों तो वहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। एनायंस के केस में क्या होता है, एनायन साइज ऑफ एनायन यहाँ पे लिख देते हैं। साइज एनायन के केस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके चार्ज, यानी कि जितने ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो उनके जो है वो मतलब कि उनके साइज हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, O- है और O-2 है। अब देखो यहाँ पे पूछा जाए कि साइज का ऑर्डर बताइए, तो साइज का ऑर्डर में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटायन है कि एनायन है। तो यहाँ पे क्या है, ये एनायन हो जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज है, और माइनस में क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। प्लस वाले में तो उल्टा चलते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला साइज इसका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें, दो चीज़ आपको समझ में आ गया। साइज कैटायन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन मतलब जो बनता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से बनता है।
मेजर क्वेश्चन जो एटॉमिक साइज के अंदर आता है इसी से बनता है, या नहीं तो एक्सेप्शंस वाला आएगा, तो हम एक्सेप्शंस भी लास्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ से मेजर क्वेश्चन अभी जो बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से बन रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैं अभी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आज के बाद आए तो किस तरह से क्वेश्चन करना है, बिकॉज ऐप के अंदर जो 3000+ MCQ क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो है 2-4 क्वेश्चन थे इस तरह से, जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है बोल रहे थे कि उसका आंसर जो गलत है, लेकिन गलत नहीं है। मैं उनको एक्सप्लेन भी किया हूँ, लेकिन और भी जो लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे, मान लो जो नहीं किए हैं, तो उनको भी जो पता चल, मैं बता दूंगा पहले यहाँ से आप देख लेना कि कैसे गलत नहीं है, किस तरह से जो, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से गलती कराया जाता है। सो चलिए देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं क्या है। तो देखो वैसे स्पीसीज, वैसे मतलब एटम्स बोल सकते हैं, एटम्स जनरली नहीं आते हैं, आयंस या कंपाउंड्स हो जाएंगे या फिर मॉलिक्यूल्स, आयंस कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, वैसे कंपाउंड्स आयंस या मॉलिक्यूल जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक। मतलब वैसे सारे उसी स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं जिनके अंदर है, चाहे वो आयंस भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यदि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बराबर है तो उन सभी को क्या बोलेंगे हम कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखो अब मान लो तुम्हारे पास क्या है कि ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस हो जाएगा और सोडियम प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम +2, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा ये सारे कंपाउंड्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना जाएगा, 8 तो 10 हो जाएगा, 9 1 10, यहाँ पे 11 से घट गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो ये 10 हो जाएगा, मैग्नीशियम 12 में से 2 घट गया तो 10। अब यहाँ पे देखोगे सबके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 10, तो ये सारे ये ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो इसी तरह से मतलब और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगे और जगह पे, मतलब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स की उनके अंदर संख्या गिन लेना है। जैसे हम CO की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 8 ऐसे 14 हो जाएगा, ठीक, और N2 हो जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे एक दूसरे के। तो इसी तरह के जो है कंपाउंड्स आपसे पूछे जाते हैं। तो जनरली देखो यहाँ पे जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे पहचानने को आपको बहुत कम पूछे जाते हैं, वैसे कभी कभी तो क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम पहचानने को मिलते हैं। जनरली जो इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन में क्या होता है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको साइज वाले, मतलब साइज वाले देखो क्वेश्चन जनरली जो है आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ही पूछे जाएंगे। अभी बताता हूँ मैं कैसे किस तरह से रहते हैं। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन आज के बाद दिखे साइज कंपेयर वाला में, जिसके कि अंदर एनायन हो, केटायन हो और न्यूट्रल एटम हो, तीनों हो, या फिर कोई दो का भी पेयर में मिल रहा है, आपको एनायन केटायन एक साथ मिल रहा है, या फिर केटायन न्यूट्रल एटम मिल रहा है, या फिर एनायन न्यूट्रल एटम मिल रहे हैं, या फिर तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को समझ जाना और साइज कंपेयर करने को आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप समझ जाना कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो कहीं नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम चांसेस जो है 99% आप देखोगे क्वेश्चंस की आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं जब साइज कंपेयर करना होता है और इस तरह के जो दिए रहते हैं, यानी एनायन केटायन और न्यूट्रल एटम अगर एक साथ दिए रहते हैं। तो देखो सबसे पहले इसे क्वेश्चन को करना क्या है, जब भी इस तरह के को क्वेश्चन मिले आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले, आपको इलेक्ट्रॉन तो गिनना ही है, बिकॉज जब भी साइज कंपेयर करने के बोले और चार्ज दिया रहे तो यहाँ पर याद रखना कि एनायन का साइज हमेशा जो भी उनके अंदर एनायन होंगे उस स्पीशीज के, उनका बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से, और सबसे छोटा कौन उसके अंदर होगा, केटायन। ये तो जनरल सा ट्रेंड है, मतलब आपको याद ये ऐसे तो होना चाहिए, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया कि एनायन जो है हमेशा बड़ा होंगे जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह से करना है आपको, अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं ऊपर ऑक्सीजन वाला, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम +2। मान लो कि इस तरह आपको क्वेश्चंस मिल जाए, अब पूछा जाए कि साइज कंपेयर करके बताओ, साइज का ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे जहाँ प्लस और माइनस चार्ज दोनों रहते हैं और ऐसे चार क्वेश्चन मिलेंगे, आप तब आपको क्या सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको गिनना है, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ICR और BHU के अंदर पूछे जा चुके हैं इस तरह के। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आप गिनोगे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया आपके सामने, ठीक। हम मतलब पता चल गया हमको कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और जैसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पता चलेगा आपको सिंपल सा क्या करना है उस केस में, साइज को मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ आपको, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
एटॉमिक नंबर, बस इस चीज़ को आप याद रखना है। इससे आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। कहीं से भी आपको कुछ भी ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। एनायन, न्यूट्रल, कैटायन, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहीं भी दिखे आज के बाद इस तरह के स्पीसीज में, मतलब जनरली जो क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे जाते हैं, आयंस वाले ही पूछे जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। आपको मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ तरह के नहीं देते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल का साइज तो कंपेयर करना अपना मुश्किल है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको देते हैं इस तरह के। तो ऐसे केस में जब भी आपसे आज के बाद क्वेश्चन आए, साइज का ऑर्डर पूछा जाए, आपको सिंपल सा करना है क्या है, उनके एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिख लेना है। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिनोगे, पता चल गया कि हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे ही आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता चला, आप उनके जो एटॉमिक नंबर को सबसे पहले लिखोगे 8, 9, 11, 12, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है। हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होगा, याद रखना, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होगा, साइज उसका सबसे बड़ा होगा। बस यही चीज़ आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर छोटा, साइज सबसे बड़ा कब होगा, जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे साइज किसका बड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन -2 का, फिर F- का, फिर सोडियम प्लस का, और फिर जो हो जाएगा मैग्नीशियम +2 का। सो आई होप कि आप जो है इससे क्वेश्चंस आप अब आज के बाद जो भी मिलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उन सारे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। देखो अब ये हो गया। अब और उसके बाद एग्जाम्पल रख देते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले में ही। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर ही हम बात करें तो लिथियम +2, सॉरी लिथियम प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा लिथियम बेरिलियम +2 हो जाएगा, लिथियम बेरिलियम हो जाएगा। और मान लीजिए लिथियम और बेरिलियम दोनों को ही केवल कंपेयर करना हो, आपको नॉर्मल कहीं दे दिया जाए कि लिथियम और बेरिलियम को जो है साइज को कंपेयर करिए। फिर ऐसे केस में आप किस तरह से कंपेयर करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। अब देखोगे दोनों के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 2 बराबर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रहेगा। अब इसके बाद हम कौन सा चीज़ लगाएंगे, साइज वाला लगाएंगे। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब किसके अंदर ज़्यादा है, बेरिलियम के अंदर। तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा देखते हैं, जिसके अंदर जितना ही ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका है उसको अपोजिट हो जाता है। यानी लिथियम का जो 3 है, तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा, लिथियम प्लस का साइज जो होता है बड़ा हो जाएगा बेरिलियम से। ठीक, इस तरह से जो आपको सॉल्व कर देना है ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखो ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। इसके अंदर जो है एक क्वेश्चंस में जो ऐप के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ऐप के अंदर जो केमिस्ट्री वाले में, उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत लोगों को लग रहा था कि वो जो है उसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो देखिए गलत नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और बहुत सारे लोग जो उसके अंदर गलत किए हैं। तो देखिए उसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन -2, F- सोडियम प्लस और मैग्नीशियम +2 था, एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम था, केवल एल्यूमिनियम दिया हुआ था। और पूछा गया था यहाँ पर कि आप एटॉमिक साइज बताइए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसके अंदर गलती किया है, या तो वो कॉन्सेप्ट चार्ज वाला यूज़ किए हैं, बिकॉज बहुत जगहों पे जो है आपको चार्ज वाला सीधे बता दिया जाता है। ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये वाला साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिन लीजिए, या फिर साइज ऑफ एनायन को चार्ज से गिन लीजिए। ये मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, बिकॉज वो लॉजिक भी जब दे रहे थे क्वेश्चन का कि गलत बता रहे थे, वो मेरे को बता रहे थे कि जो है गलत है उसका आंसर। तो उसमें जो लॉजिक भी दे रहे थे वही सेम लॉजिक दे रहे थे। तो देखिए यहाँ पर वो लॉजिक आपका लगे नहीं लगने वाला है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे ही हम ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, हम क्या बताते हैं आपको, सबसे पहले आपको प्लस और माइनस देखना है कि है कि नहीं चार्ज उसके अंदर, और न्यूट्रल एटम। तो इसमें तीनों ही हैं, प्लस वाले माइनस वाले भी हैं, यानी एनायंस भी है, केटायंस भी है यहाँ पे, और न्यूट्रल एटम भी है। अब जैसे ही ये पता चलेगा, हमको क्या बोले थे कि आपको पता करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है। तो अब देखो गिनोगे आप, यहाँ पे क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन, 10, 10 और 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहाँ तक तो मुझे पता चलेगा, कहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जैसे ही हमें 10 इलेक्ट्रॉन पता है, लेकिन इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ तक क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हो गए। तो हम यहाँ तक के जो एटॉमिक साइज है किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, उससे हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इतने को कर लेते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम को देखेंगे। तो देखिए इतने को हमको देखना है अभी। जैसे ही अभी इनको देखना है, यानी क्या करेंगे हम, सिंपल सा जो पिछले बार हम किए थे तब वहाँ पे क्या आया था, आपको एटॉमिक नंबर देखना था। यहाँ पे 8 था, 9 था, 10 11 और यहाँ पे 12 था। तो अब क्या है, साइज किसका बड़ा रहा था, आप इस तरह सिंपल सा कर लेंगे, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस। यहाँ तक तो चलिए मुझे पता चल गया है, ये यहाँ ऑर्डर आने वाला है। अब बच गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम कहाँ रखें, ठीक। तो अब देखोगे ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम को यहाँ पर रख दिए थे कि यहाँ पे बोल रहे थे कि एल्यूमिनियम होगा, लेकिन जो है एल्यूमिनियम यहाँ पर नहीं होगा। मैं बताता हूँ इसको किस तरह से सोल्व करना है। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे एक न्यूट्रल एटम या फिर कुछ अलग एटम आ जाते हैं, तो सबसे पहले साइज के केस में, जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, तो आज के बाद ये याद रखना कि जब भी साइज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ सेल, याद रखना है। ये लगभग जगहों पर कहीं नहीं बताया था, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस भी यहाँ से नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली पीरियड वाले ही नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए जो नॉर्मली नहीं बताया जाता है। इसलिए मैं चाहता था कि इसको लास्ट में बताऊँ ताकि आपको याद भी हो जाए कि कहाँ गलती हम कर सकते हैं। पहले बता देता तो कई लोग छोड़ देते हैं इसको। तो देखो साइज आज के बाद सबसे पहले आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए साइज वाला, तो आप वहाँ पर चेक करना नंबर ऑफ सेल। ठीक, सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल कहने का मतलब कि पीरियड, वो एलिमेंट जो है वो किस पीरियड का है, यानी जितने ज़्यादा उसके अंदर पीरियड, वो जितने ही ज़्यादा पीरियड का होगा। यानी पीरियड कहने का मतलब जो इस तरह से हम पीरियड पढ़ते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। मान लो कोई एलिमेंट यहाँ का है, एक एलिमेंट यहाँ का है, तो वहाँ पे दूसरा चीज़ हमें कंपेयर ही नहीं करना। जैसे ही हमें पता चला कोई एलिमेंट इस पीरियड में आ रहा है, थर्ड नंबर के पीरियड में आ रहा है, तो हमें दूसरा कोई चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं कंपेयर करना है। चार्ज मान लो यहाँ पे 3+ भी चार्ज आ रहा है, 4+ भी, इसके अंदर ये न्यूट्रल भी है, फिर भी इसके अंदर से मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, आप सोचोगे 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ कंपेयर नहीं करना है। बस ये है कि वो कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो 3 सेल में आ रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है चार्ज हटने के बाद भी, यानी चार्ज +3 है, इसके हटने के बाद भी यदि वो 3rd नंबर के सेल में आ रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है वो 2 नंबर के सेल में आ रहा है, भले उसके ऊपर माइनस चार्ज है 2 भी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, फिर भी वो दूसरे सेल में आ रहा है, तो आप जो है आँख मूंद के मार देना वहाँ पे आंसर आप जो है इसको टिक करके आना कि ये जो है उसका साइज बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ ऐसे यहाँ पे यूज करना है। देखो सबसे पहले आज के बाद आपको जब भी साइज वाले क्वेश्चंस मिले, आपको देखना है कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से सेल में आ रहे हैं। ठीक, तो ये सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे, यहाँ पे देखो यहाँ तक जो थे ये किस सेल में आ रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, सारे का यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। ठीक है, बिकॉज सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन से आप गिन लो, 6 2 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गया 1s2 2s2 2p6। ठीक, यानी 2 मैक्सिमम सेल हम कैसे पता करते हैं, मैक्सिमम जो उनके अंदर नंबर आता है ये फिल करते समय इलेक्ट्रॉन, तो सेल कितना हो गया 2 सेल में आ जाएगा ये। अब ये मत आप लोग कन्फ्यूज हो जाना कि यार ये सोडियम तो 3rd में आएगा, मैग्नीशियम भी 3rd में आएगा, नहीं 3rd में नहीं आएगा, बिकॉज अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो देखोगे आप यहाँ पे इसके अंदर भी तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सेल कौन सा आ गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने वाला, ये सेकंड सेल का भी हो गए इलेक्ट्रॉन भरने के बेसिस पे। ठीक, तो सेकंड सेल हो गया, यहाँ पर 3rd सेल मत करना, बिकॉज यहीं से बहुत लोग जो गलती करते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए कि सब सारे के सारे जो है एक ही पीरियड मतलब एक ही सेल के अंदर हैं, एक ही सेल के अंदर बोलो तो सेकंड वाले हो गए। ठीक, अब हम देखें एल्यूमिनियम का, यहाँ पे एल्यूमिनियम का देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3s2 3p1 यानी 3, यहाँ पे क्या आ गया एल्यूमिनियम, क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो 3p1 3 मतलब हमसे क्या मतलब, हमें सेल से मतलब है, तो इसका 3 आ गया। मैक्सिमम सेल कौन सा नंबर है यहाँ पे 3 आ गया। और ये सारे किसके थे, अभी तक 2 नंबर से सेल का नंबर क्या था, बाकियों में 2 था, और एल्यूमिनियम के अंदर कौन सा सेल है 3 है। तो हम आपसे बताए थे कि सबसे पहले साइज कभी भी कंपेयर करना होगा तो हम सबसे पहले आज के बाद याद रखना आपको सेल देखना होता है। सेल एल्यूमिनियम के अंदर 3 है, तो आँख का मारना कि 3 वाला जो है ये सबसे बड़ा होगा, पहला नंबर। तो एल्यूमिनियम पहले बिना सॉल्व किए हुए भी आपको इसको बता सकते थे कि एल्यूमिनियम जो है बाकियों से जो है बड़ा होगा। अब इसके बाद ये वाला ऑर्डर आपको जो है लिख देना है, बिकॉज इनके अंदर तुमको पता चल गया, बिकॉज एल्यूमिनियम सबसे बड़ा हो गया। अब इन चारों के अंदर जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन था, तब यहाँ पर लिख सकते हैं आप एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन O-2 इज ग्रेटर देन F- इज ग्रेटर देन N+ इज ग्रेटर देन Mg+2। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरह से ही जो है ये क्वेश्चन एक्सेप्शन, एक्चुअली ये क्वेश्चन दिया गया है ऐप के अंदर, तो आप जो है वहाँ पे अब जो है क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आई होप की गलती नहीं होगा, और फिर से एक बार जाकर आपको प्रैक्टिस करना है। और आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट जो लोग थे वो सब तो जुड़ गए हैं, लगभग 470 के आसपास तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों को जो है जाके यहाँ से देखने के बाद आपको क्वेश्चंस वहीं से करना है, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, अभी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से जाके सीधे क्वेश्चंस को जाके वहाँ पे क्वेश्चंस करते जाना है। अब चलिए बात करते हैं एक्सेप्शंस की। ठीक है, एटॉमिक साइज यहाँ तो आप समझ में आ गया। अब इसके बाद आती है एक्सेप्शंस की बात। एक्सेप्शंस क्या क्या चीज़ें, ठीक है। अब देखो पहला एक्सेप्शंस क्या था यहाँ पे हम जब पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखे थे यहाँ पे एक्सेप्शंस में कि पीरियड के अंदर, पीरियड के अंदर क्या हो रहा था, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे, साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, मान लीजिए सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो लिथियम से जैसे हम आगे जा रहे थे, कहाँ मतलब क्या हो रहा था यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो क्या हो रहा था कम होता साइज। ठीक, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े नियोन के पास, नियोन का साइज एक जो है बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साइज। तो
ये जो है यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा कि पीरियड के अंदर जनरली जो है आप इधर जाते हैं तो इधर इधर से बढ़ता है, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा, ये न्यून तक बढ़ेगा। जैसे ही हम इनर्ट गैस तक जाएंगे, इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा साइज होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पीरियड के अंदर जो है सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो वहाँ पे जो है सबसे पहला ऑप्शन आपको लिथियम मिल जाएगा। अगर मान लीजिए पूछा जाए फर्स्ट वाले एल्कली मेटल्स वाले ही जो ऑप्शन रहेंगे लिथियम हो जाएगा, नहीं तो सेकंड वाले में कंपेयर किया जाएगा तो सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा, नहीं तो आपको ये ऑप्शन नहीं टिक करना है, क्योंकि एक पीरियड के अंदर सबसे मैक्सिमम किसका होता है साइज, वो होता है इनर्ट गैस का। तो ये जो है एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, मान लीजिए सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो है नियोन हो जाएगा, फिर आपको सीरीज वहाँ पर लिख देना है लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फिर फ्लोरीन। ठीक, तो ये जो है आपका सीरीज हो जाएगा। यही सीरीज जो है आगे भी आपको फॉलो करना है। तो ये एक्सेप्शन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनर्ट वाले जितने भी गैस होते हैं उनका जो साइज सबसे बड़ा होता है। तो पहला एक्सेप्शन हो गया इनर्ट गैस वाला। ठीक, अब करिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो हो गया पीरियड के अंदर। अब नेक्स्ट दूसरा जो होता है आप पढ़े होंगे स्कैंडियम टाइटेनियम वाला जो केस होता है। स्कैंडियम 4th नंबर जो पीरियड है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, ये वाला चीज़ पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जनरली क्या है, जनरली हम फॉलो करें तो क्या ट्रेंड चलता है, साइज जो इधर घटता है, सही बात है घटेगा कुछ हद तक, मतलब कुछ देर तक देखिए कहाँ तक घटता है, क्रोमियम, मैंगनीज यहाँ तक तो घटता है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ जो है ये तीनों फेरस मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल जो होते हैं इनका साइज लगभग बराबर हो जाता है। और फिर यहाँ से जो है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे साइज फिर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। जब घटना चाहिए तो ये बढ़ने लगता है। तो ये एक्सेप्शनल टाइप का है। तो ये यही चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे कि जनरली कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ से क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होता है यहाँ तक, यहाँ आने के बाद डोमिनेट कर जाता है, दोनों जो है ये बराबर हो जाते हैं। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स होता है लोगों बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज बराबर होता है। और यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स जो होता है डोमिनेट कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है अट्रैक्टिव फोर्स से। तो यहाँ पे जो साइज जिंक वाला जो है बड़ा हो जाता है कॉपर से। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये सेकंड नंबर का एक्सेप्शन है। थर्ड एक्सेप्शन चलते हैं अब देखो थर्ड एक्सेप्शन क्या है। अब पी ब्लॉक से हम चलते हैं। पी ब्लॉक में आप देखोगे टोटल कितने से इलेक्ट्रॉन 3 से 18 ग्रुप होते हैं। ठीक, ग्रुप नंबर 3 to 18। तो ग्रुप नंबर 3 to 18 हम बात करें तो देखो ग्रुप नंबर 3 to 18 में जो है, अच्छा सॉरी 13 to 18 के अंदर जो है 13 ग्रुप से देखो 18 से लेके हम बात करें 14, 15, 16, 17 एंड 18 डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे चलेंगे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, मतलब साइज जो है आपका बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, साइज क्या होता है आपका बढ़ता है। लेकिन 13 वाले में जो है थोड़ा सा लोचा होता है और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शंस वाले पॉइंट इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाना। देखो यहाँ पे क्या होता है, बोरोन, बाल गंगाधर, गैलियम, फिर हो जाएगा इंडियम थैलियम, बागाधर टिलक। तो ठीक है, इंडियम थैलियम। तो ये जो हो गया आपको 13 नंबर का पीरियड हो गया। अब इसके अंदर देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, देखा गया है कि ये जनरली इसको क्या होना चाहिए, गैलियम को बड़ा होना चाहिए, लेकिन जनरली देखा गया कि दोनों का साइज बराबर होता है और इस तरह से इंडियम और थैलियम का जो साइज बराबर हो जाता है। तो ये क्यों होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बस याद रखना, डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्या होता है साइज जनरली जो है यहाँ पे बड़े बराबर हो जाते हैं। तो पहला नंबर तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम का जनरली जो है साइज गैलियम का बराबर हो जाता है और इंडियम का थैलियम का बराबर हो जाता है साइज यहाँ पे। ठीक, अब होता क्या है ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर गैलियम के अंदर अभी तक एल्यूमिनियम के अंदर तो 3D इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, लेकिन जैसे ही हम गैलियम के अंदर गए, गैलियम के अंदर 3D इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू हो गए। ठीक, और हम सबसे पहले जेड इफेक्टिव वाला चीज़ पढ़े थे। जेड इफेक्टिव क्या होता है, हम इसीलिए आपको समझाए थे कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, आपको न्यूक्लियस का फोर्स होता है, न्यूक्लियस का फोर्स में से शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड वही जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जो फोर्स लगा रहा था उसको शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ही कम रहेगा जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर वही होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू हो जाते हैं गैलियम के केस में, और डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पुअर शील्डिंग शो करते हैं, मतलब कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये बहुत कम धक्का देते हैं, धक्का कम देंगे उसके इसमें शील्डिंग कम करेंगे, उसको शील्ड कम करेंगे अंदर आने से, और अंदर आने से कम करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है जेड इफेक्टिव जो है बढ़ जाता है, बिकॉज प्रोटॉन की तो संख्या लगातार बढ़ते जा रही है गैलियम के अंदर। यहाँ से जैसे ही आते हैं
प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उस रेशियो में है जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे, मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे मान लो जो यहाँ जो था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे पहले एल्यूमिनियम के अंदर, लेकिन यहाँ पे जैसे हम आए अब इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ प्रोटॉन की तो संख्या पहले पी था हमारे जिसका 2p हो गया, इलेक्ट्रॉन का तो प्रोटॉन की तो संख्या बढ़ गया, लेकिन ये जो इसको धक्का देने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो उतने मतलब धक्का नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, इसको बहुत अच्छे से ज़्यादा खींच पाएगा, फोर्स ज़्यादा है तो यही हुआ है यहाँ पे गैलियम के केस में क्या होता है कि जेड इफेक्टिव इतना इंक्रीज हो जाता है कि गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके जो है वो छोटा कर देता है, साइज को जो इतना छोटा कर देता है, और छोटा करके दोनों जो है एक दूसरे के बराबर रहते हैं। और चूंकि ये डी इलेक्ट्रॉन्स के यानी 3D इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो है जेड इफेक्टिव कम हुआ है, तो कंट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ है, डी इलेक्ट्रॉन्स के पोर शिल्डिंग की वजह से आया है, इसलिए इसको जो हम नाम दे देते हैं लेंथेनाइट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी आप वही सेम प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो है 4f इलेक्ट्रॉन भरना चालू हो जाते हैं, और 4f इलेक्ट्रॉन वेरी पुअर, मतलब ये डी से भी कम शिल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से जो ये और भी ज़्यादा पुअर शिल्डिंग देते हैं, पुअर शिल्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव यहाँ पे और बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज हो जाता है, और चूंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, तो साइज को बहुत ज़्यादा छोटा कर देगा, तो यही केस होता है इसके अंदर। तो अब याद रखेंगे यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा किस की वजह से, आपको मेनली जो है आपको एक्सेप्शन याद रखना है कहाँ पे होता है, तो एक एल्यूमिनियम गैलियम के अंदर हो जाएगा और इंडियम एंड थैलियम के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक तो हम कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के अंदर पढ़ लिए, अब दूसरा चीज़ जो है ग्रुप के अंदर कहाँ एक्सेप्शन होता है उसको देख लेते हैं। देखिए डी ब्लॉक के अंदर जो होता है 3 नंबर को होता है स्कैंडियम वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर कोई नहीं होता है। ठीक है, लैंथेनम तक कोई इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है। 4th ग्रुप से लेके जो है 12th ग्रुप तक इसके अंदर जो है आपको एक्सेप्शंस मिलेगा। उस एक्सेप्शंस को आपको मैं आपके अभी याद करा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे जो है टाइटेनियम होता है, जर्कोनियम एंड हैफनियम। ठीक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, और यहाँ पे जो है 4f इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे क्या है 4f इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। तो यहाँ तक कायदे से क्या होना चाहिए था, साइज जो है हम क्या पढ़ते हैं अभी कि नीचे किस तरफ क्या होता है, साइज बढ़ता है, सॉरी साइज नीचे से बढ़ता है, ये होना चाहिए था। अभी यहाँ तक तो होगा, इसके अंदर होगा। कई लोग यहाँ भी गलती करते हैं। अब याद रखना स्कैंडियम वाले केस में आपको नहीं करना है। कई लोग रट लेते हैं कि डी ब्लॉक के पूरा अंदर होता है, लेकिन नहीं, 3rd वाले में नहीं होता। एक्सेप्शन ये इसके अंदर आंसर भी क्वेश्चन भी मिलते हैं। आपको याद रखना टाइटेनियम से ये स्टार्ट होता है सीरीज, तो होना क्या चाहिए था, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, जर्कोनियम से जो है हैफनियम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए टाइटेनियम से बड़ा तो ये होगा जर्कोनियम, लेकिन जर्कोनियम और ये हैफनियम का देखा गया है कि साइज लगभग बराबर होता है, और यही केस जो है यह सारे जगह देखा जाएगा, मतलब इनके साइज जो है बराबर होते हैं। यहाँ से 4th ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं इस पीरियड में उस पीरियड के जो है लगभग दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 5th और 6th लगभग जो पीरियड हो जाएंगे इनके अंदर जो है बराबर होते हैं साइज। ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे पहले जो 4f इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ भरना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से। लैंथेनम के अंदर नहीं होता है, हैफनियम के अंदर भरना स्टार्ट होंगे। जैसे ही 4f इलेक्ट्रॉन भरना यहाँ पे चालू होगा, देखिए सबसे जैसे ही 4f इलेक्ट्रॉन भरना चालू होगा तो प्रोटॉन की तो संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, लेकिन शिल्डिंग क्या हो जाएगा, अब पढ़े थे अभी कि वेरी पुअर शिल्डिंग शो करता है f इलेक्ट्रॉन। शिल्डिंग क्या हो जाएगा, बहुत कम शो करेगा। बहुत कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कम होने से साइज, सेम प्रोसेस पी ब्लॉक वाला आपको यहाँ पे दे देना है कि साइज बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत जगह पूछा जाता है, इस तरह से दे देते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम का जो है साइज का ऑर्डर बताइए। तो आप क्या बताओगे, टाइटेनियम इज ग्रेटर देन जर्कोनियम इज इक्वल टू हैफनियम। आज के बाद जो है ये सीरीज आपका हो जाएगा। तो ये आप एक्सेप्शन से आप याद रख लीजिएगा कि ये वाला सीरीज पूरा चलता है 5th और 6th पीरियड के अंदर डी ब्लॉक में, और 4th ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक ये ऑर्डर चलता है। तो यही जो थे एक्सेप्शन थे एटॉमिक साइज के। ठीक है, आई होप कि एटॉमिक साइज के जो भी ट्रेंड्स थे, एक्सेप्शन थे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, खास करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला थे, इनको जो है आप अच्छे से अब कर लेंगे। तो यहाँ तक जो थे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऐप के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड बिकॉज इससे भी बहुत जगह क्वेश्चन गलती कराया गया है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, याद रखना यहाँ पे फ्रॉम आइसोलेटेड, एंड आइसोलेटेड यहाँ पे दिखाया है। ये चीज़ें इसी से क्वेश्चन गलती कराया जाता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब इसका मतलब समझो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि मिनिमम, यहाँ पे बोला मिनिमम कितना एनर्जी हम देंगे किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी वो एटम जो है बॉन्ड कहीं नहीं बनाना होना चाहिए, वो आइसोलेट हो, अलग हो, एकदम अकेला हो, उसमें से यदि हम इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो जितना मिनिमम एनर्जी में देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसका आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो ये चीज़ डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम ट्रेंड की बात करते हैं सीधे, बिकॉज ज़्यादा हम डिटेल में जो टाइम नहीं लेंगे, उतना समय नहीं है। तो देखिए ट्रेंड की बात करें, जनरल ट्रेंड्स क्या होता है पीरियड टेबल के अंदर, तो लेफ्ट टू राइट सेम वही केस, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और चूंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव जैसे जैसे इंक्रीज करेगा यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बहुत टाइट होल्ड करके रखेगा, जो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बहुत टाइट होल्ड करके रखेगा जेड इफेक्टिव अंदर की तरफ। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को टाइट होल्ड करके रखा है, मतलब हमें बाहर से एनर्जी और ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी जेड इफेक्टिव जो है पीरियड के अंदर बढ़ता है, इसलिए जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी बोलते हैं इसको, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, यानी जनरली हम पीरियड के अंदर चले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और मैक्सिमम किसका होता है आपको यहाँ पे इनर्ट गैस हो जाएगा, बिकॉज वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए उनका जो है इनर्ट गैस का जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ हो गई आपको आयनाइजेशन एनर्जी के केस में। ठीक, लेफ्ट टू राइट, वही हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जो ऊपर से नीचे तक जाएँ तो जेड इफेक्टिव चूँकि कम होते जाता है तो इससे में क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपका क्या जाता है, टॉप से बॉटम पे जाने पे कम हो जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि टॉप से बॉटम आने पे क्या आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल ट्रेंड्स हो गए। अब चलते हैं हम इसके बाद जो है एक्सेप्शंस के ऊपर, बिकॉज मैक्सिमम जो है इसके अंदर एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो बड़ा एक्सेप्शन है इसके अंदर वो है बोरॉन फैमिली वाला। बोरॉन फैमिली से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए बोरॉन फैमिली के अंदर क्या एक्सेप्शन है, जनरली बोरॉन फैमिली वाला ये कुछ हो गया आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है, देखिए इसको एक्सेप्शन को याद कैसे रखेंगे, सीधे हम बात करते हैं बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा नहीं। तो इस तरह से जो आपको एक डब्लू लिख लेना है, डब्लू लिख लेना है, और इसके ऊपर आप फिर से वो उनका नाम लिख दीजिए, सीधे सिंपल सा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और यहाँ पे थैलियम, और बस इसी को इसी ट्रेंड में जिस तरह से जो सबसे ऊपर आ रहा है उनके हिसाब से जो है आप उसको लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरॉन, फिर Tl थैलियम हो जाएगा, फिर आपको गैलियम आ गया, फिर एल्यूमिनियम आ गया और फिर इंडियम आ गया। तो ये जो है आपको आज के बाद याद रखिएगा, यही जो है सीरीज है यहाँ पे, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बोरॉन, बोरॉन के बाद जो थैलियम आता है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो ये जो है आपका आज के बाद आप याद रखिएगा कि ये सीरीज हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ झमेला नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा याद नहीं करने की टेंशन नहीं लेनी है। बिकॉज अब देखो नॉर्मली क्या होता है, बोरॉन नीचे हम जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या देखा है कि गैलियम का जो है एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे गैलियम का जो है एल्यूमिनियम से बड़ा आ रहा है। ठीक, उसी तरह से देखिए Tl का जो है क्या होना चाहिए, थैलियम का जो है कम होना चाहिए इंडियम से, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि थैलियम का जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो गैलियम और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही जो है एक्सेप्शन से इसके अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एल्यूमिनियम और गैलियम वाला और थैलियम और इंडियम वाला जो है आपसे यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा जाएगा। तो आप आज के बाद जो आप एक्सेप्शन ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, बस ये वाला प्रोसेस आप डब्लू वाला याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला एक्सेप्शन आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर। अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद भी और भी जो है, अब हम चलते हैं, एक तो ये ट्रेंड हो गया। अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद ये डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक के अंदर देखिए जैसे हम चलते हैं तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग वेरिएशन होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार, तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बस ये है कि पीरियड टेबल आपको याद होना चाहिए, पीरियड टेबल के सारे एलिमेंट्स और उनके ग्रुप्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है ग्रुप हम बात करें, थर्ड से स्टार्ट होगा, थर्ड ग्रुप, थर्ड के अंदर जो है स्कैंडियम से होगा। ठीक है, स्कैंडियम यहाँ पे जो है स्कैंडियम से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथेनम जो हो जाएगा। तो इसके अंदर जनरली क्या हम ट्रेंड पढ़ते हैं, ट्रेंड है कि नीचे के साइड में जो है क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है नीचे से हम ग्रुप के अंदर जाएंगे डिक्रीज होता है, तो यहाँ भी डिक्रीज होगा, यानी सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये हो गया, समझ आ गया। तो ये चीज़ हो गई, मतलब कि 3D इज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन 5D। ये हो गया ग्रुप नंबर थर्ड के लिए। आप बस डायरेक्ट लिखते जाना, ग्रुप नंबर थर्ड के लिए जो हो गया ये फॉलो होगा आपको, 3D का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 4D का, फिर 5D का। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10।
ठीक। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 स्कैंडियम यहाँ पर हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा, वैनेडियम हो जाएगा, क्रोमियम 4, 5, 6 हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और यहाँ पे जो है ग्रुप नंबर 10 हो जाएगा मैंगनीज, कॉपर, जिंक। यहाँ पे जो है निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल हो जाएगा, तो निकल, कॉपर, जिंक, तो यहाँ पे जाएगा 10वें नंबर पे निकल। तो इनके अंदर कौन सा फॉलो होता है, आप देखिए इनके अंदर सिंपल आप याद रखना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कायदे से तो क्या होता था 3D 4D 5D होता था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप उल्टा कर देना है, 5D सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर 4D, फिर 3D। ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो वही आंसर है, जिस तरह से हम साइज में पढ़ रहे थे लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। तो आपको जो है सीधा सिंपल से याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तब यही याद रखना। आपको एलिमेंट्स अगर इस तीनों ग्रुप के 4th के, 5th के, 6th के, फिर 10th के रहेंगे, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। उनके 5D वालों को पहले लिख देना है, फिर 4D वाले एलिमेंट को, फिर 3D वाले एलिमेंट को। उसी तरह से जो है ग्रुप नंबर यहाँ पर अगर मिल जाए 7, 8, 9, 11 एंड 12, जो मतलब रेस्ट बच गए 3 और इनके अलावा जो बच गए, उनके अंदर क्या करना है, सिंपल सा फिर वही वाला फॉलो करना है। बस 5D के बाद जो है यहाँ पे इसको पलट देना है, बस यहाँ से 3D और 4D ये हो जाता है। इसका मतलब जो है ट्रेंड, ये जो है ट्रेंड हो जाएगा। तो आप बस सिंपल सा इस चीज़ को याद रखिए, इनसे सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस थे आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। एक जो मेजर एक्सेप्शंस और होता है उसको हम देख लेते हैं, वो है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर क्वेश्चन रहते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड होता है तो जनरली जो है जो ट्रेंड हम पढ़ते हैं उससे जो है उनका ज़्यादा हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। या फिर बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए हम बात करें यहाँ पे जो है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखो बोरोन हो जाएगा 1:2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 एंड 2p5। अब यहाँ पे देखोगे कि क्या है, यहाँ पे जो है हाफ फील्ड है, यहाँ पे p जो है एक एक हाफ फील्ड पूरा अच्छे से हो गया है, जो ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो ऐसे में जो है इलेक्ट्रॉन को निकालना, बिकॉज ये एक तरह से जो है ज़्यादा स्टेबल है इसके अपेक्षा। हम बात करें यहाँ पर देखो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे इस ऑर्बिटल में, पी के एक ऑर्बिटल में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसके कंपेरिजन में जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, हमें मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा। तो यही कारण होता है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारी जो नियोन है, नियोन में तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत मुश्किल है। सेम यहाँ पर देखोगे कि क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड है, मतलब आधा फील्ड जो है ये अच्छे से है, तो ये स्टेबिलिटी एक तरह से स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में पहुंच गया है। तो ये इसके कंपेरिजन में जब भी उसके सामने वाला जो बगल वाला है ऑक्सीजन से, इससे जनरली क्या होता है ट्रेंड आप देखोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ इस तरह से था, बढ़ रहा था इधर साइज, इधर जा रहे थे हम तो क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन का जो है और नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका चूंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है इसकी वजह से नाइट्रोजन का जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वो ऑक्सीजन से जो है ज़्यादा हो जाएगा। आप यही याद रखेंगे हाफ फील्ड वाले में। तो यही सेम प्रोसेस इसके नीचे वाले ग्रुप में भी चलेगा, फॉस्फोरस जो है और ये सल्फर है, उनके केस में भी आप देखोगे यही सेम प्रोसेस आता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी एक चीज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम जो है, बेरिलियम एंड बोरोन के केस में आप देखोगे कि बेरिलियम से बोरोन का तो जो है ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो 2s2 होता है एंड 2p1। अब ये जो है फुल्ली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, मतलब एक तरह से ज़्यादा स्टेबल है अगर हम कंपेयर करें इससे, केवल इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इससे ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज दोनों जो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं और जो है पूरे ऑर्बिटल को कैप्चर किए हुए हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है मुश्किल है इसके कंपेरिजन में। तो ऐसे में जो है आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात जनरली तो ये होना चाहिए था, लेकिन राइट आंसर जो होगा ये कि बेरिलियम का जो है ज़्यादा होता है बोरोन से। तो ये जो है हाई फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है इसके वजह से। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर। एक्चुअली जो है ये सब रिवीजन के लिए है, जो एक्सेप्शंस हैं उन चीज़ों को जो है आप एक जगह पर लिख के और उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ के साथ जो क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं ऐप के अंदर उन क्वेश्चन को जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। सो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसे कुछ चुनिंदे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब देखो इसका भी एक ये क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है, एडेड। यहाँ क्या बोल रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं टू वैलेंस सेल,
वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यहाँ भी याद रखना गैसियस एटम दिया हुआ है, गैसियस एटम। किसी गैसियस एटम के वैलेंस सेल में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, और एटम के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा, वो वहाँ से जो है एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, देखो एनालिसिस में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा था, तो हमें वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको यहाँ जोड़ना है तो क्या होगा, एनर्जी ये फिर रिलीज करेगा, वही एनर्जी जितना एनर्जी हम दे कर निकाल रहे हैं वही एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। तो यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इसके अंदर दो चीज़ होता है, देखो सबसे पहले बिकॉज यहाँ क्वेश्चन, मान लो कोई एक एटम है, गैसियस एटम है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं तो क्या होगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट ए में, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चूंकि ये ले रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ एक तो पूछा जाता है डेल्टा एच ई जी, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बात करें एनर्जी की तो डेल्टा ई जी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी चूंकि रिलीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को कितना लेना चाहता है, तो ये जो हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पे जो है पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जैसे टर्म आया, मतलब एनर्जी से रिलेटेड आपको बात कर रहा है, तो ईजी जब भी ले जाएगा डेल्टा एच ई जी एंथैल्पी यानी एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो रहा है, एक्चुअली वहाँ पर रिलीज हो रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब चाह कोई चीज़ का, तो एफिनिटी कितना है उसको इलेक्ट्रॉन लेने का, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेना चाहता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि दूसरा जब जैसे ही इसको हम ए माइनस पहले से था, मान लीजिए एक गैसियस प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किए हम, तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस टू, ठीक, प्लस यहाँ पे हमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे याद रखना होगा एनर्जी एडेड होगा, मतलब एनर्जी हमें को क्या करना होगा, देना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हमेशा देखिए आयोनाइजेशन बता रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हमेशा इंडोथर्मिक होता है, याद रखना इंडोथर्मिक होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो दोनों ही हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है एंडोथर्मिक भी होते हैं, एक्सोथर्मिक भी होते हैं। पहला जनरली जो होता है एक्सोथर्मिक हो गया, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो गया, एनर्जी हमें ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा एच ई जी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए कोई एटम है, पहला तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया, और बाहर से जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन देना कोशिश करेंगे एक और इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इसको रिपेल करेगा, नहीं आने देगा बाहर से, तो हमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी, पहले जो एनर्जी रिलीज हो रहा था, हमें अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए क्या होगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, तो वही एनर्जी हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन देते समय। तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ रहा है, यानी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी क्या हो रहा है, एटम क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता था, यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था उसका, निगेटिव था, तो हमें बाहर से एनर्जी दे के जो है इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ रहा है, तो ये चीज़ हो गया। तो आज के बाद इस क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछे जाते हैं, देखो कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप आज तो जो है आपको टिक मारना होगा कि हाँ सही है, बिकॉज सेकंड या फिर सेकंड के आगे जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन्स आप डालते जाओगे वो रिपल्सन होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड होने देंगे, तो हमेशा क्या होगा, आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। बाहर से एनर्जी देने का मतलब क्या, डेल्टा एच ई जी जो है आपका पॉजिटिव है, मतलब आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आते जाएगा। फर्स्ट तो आपको पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन बाद में फिर जो है सेकेंड थर्ड जो है जैसे जैसे हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे वो क्या होगा, आपका बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ आपको आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ है, अब एक्सेप्शंस वाले हम बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन तो हर जगह पे हैं, तो इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर जब सेकेंड पीरियड के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड के वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर सबसे पहले ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड वाला जो था, सॉरी ट्रेंड जो था पीरियड के अंदर, तो इसके अंदर भी जो सेम है कि पीरियड्स के अंदर जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करता है, और ग्रुप के अंदर जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। ये हो गया ट्रेंड। और एक्सेप्शंस की बात करें तो देखिए सेकेंड पीरियड के अंदर हम देखें एक्सेप्शंस के, तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट ये याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम, नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, लिथियम का फिर सॉरी यहाँ पे बोरोन हो जाएगा, ये बेरिलियम, लिथियम, नियोन, कार्बन,
कार्बन के बाद जो होता है बोरोन हो जाएगा, फिर लिथियम, फिर लिथियम के बाद जो होता है कार्बन आता है, कार्बन के बाद जो हो जाएगा फिर ऑक्सीजन हो जाएगा और फिर हो जाता है फ्लोरीन। आपको जो है ये सीरीज याद रखना होगा। इस सीरीज को मैं याद करने का भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। इस सीरीज को याद रखिएगा, यही सीरीज जो आपको फॉलो करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए वहाँ पर ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है कि जनरली हम क्या पढ़े थे कि इधर जो है इंक्रीज, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज लिख दिया हूँ, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए बेरिलियम से जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है यहाँ पे ये नियोन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर बोरोन का होता है, फिर लिथियम का होता है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपको याद रखने का क्या तरीका है, यहाँ पर ये लिखिए बेटे ने ना लिख सकते हैं, ना बोलकर लड़की को, CO यहाँ पे को फंसा लिया, फंसाया। अब याद रखिएगा कि बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। ये जो है आपको ये ट्रेंड है, आपको यहाँ पे याद करना होगा कि बेटे, यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़ हो गया। देखिए बेटे ने ना बोलकर देखिए यहाँ पे बेरिलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर बेटे ने ना बोलकर मतलब यहाँ पे बोरोन हो जाएगा, लड़की लिथियम हो जाएगा, कर, फिर यहाँ पे को मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन फंसा लिया यानी फ्लोरीन। तो ये जो है आपको सीरीज यहाँ पे याद कर लेना है सेकेंड पीरियड के लिए। ये है आपको जो है ज़्यादा फिर फालतू चीज़ जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरह से थर्ड के अंदर जो है, थर्ड के अंदर भी जो है कुछ चलता है। तो थर्ड के अंदर देखिए क्या है, पहला आता है मैग्नीशियम, फिर जो है आर्गन, फिर एल्युमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन। कुछ इस तरह से जो है इसका सीरीज चलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या है कि मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख दीजिएगा मैं, और यहाँ पे AUR और, ठीक है, अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। अब यहाँ पे देखो यहाँ से कैसे याद होगा, मैं मतलब मैग्नीशियम हो जाएगा, और मतलब आर्गन हो जाएगा, अलका मतलब एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, P मतलब फॉस्फोरस, C यहाँ पे जो है प्यारी सी यानी सिलिकॉन, शादी, सल्फर एंड क्लोरीन को जो है कर ली, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप याद कर सकते हैं। ये जो है आपका सीरीज हो गया थर्ड पीरियड के लिए। आपको जब भी आप क्वेश्चन मिले डायरेक्टली आप यहाँ से जो है इस तरह से आप आंसर जो इसका कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा जो इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं यहाँ से। अब जो थर्ड नंबर का यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एक्सेप्शंस होता है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शंस होता है, जनरली हम क्या पढ़े हैं कि डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप के अंदर नीचे जाएंगे आपका जो है क्या होता है वो कम होना चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो कम होता है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है। लेकिन देखा गया है कि थर्ड ग्रुप का जो होता है वो सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले ये समझ जाते हैं थर्ड पीरियड से जो ज़्यादा ऐसा क्यों हो जाता है। अब देखो सेकेंड वाले के अंदर क्या है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 तक 2p6 ही है। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बच पाता है, वैकेंट ऑर्बिटल जो इनके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले पाते हैं। या दूसरा जो यहाँ पे है कि साइज बहुत छोटा होता है, इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, चूँकि साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है इसको जो है अच्छे से ये मतलब होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका जो है कम हो जाता है एज कम्पेयर टू थर्ड वाले के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है उसको रख पाते हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख पाते हैं। तो ये जो है बहुत मेजर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। सीरीज हो जाएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाला। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बोरोन, फिर यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड यहाँ पे जो है क्लोरीन। ये वाला जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है ये वाले बड़े हो जाते हैं इसके अंदर, जबकि जो कायदे से होना क्या चाहिए था, इनका होना चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन हो जाता है यहाँ पे थर्ड पीरियड का। तो आप ये जो है एक्सेप्शन एक नंबर ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो ये हो गया यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पे क्या है जनरली यही वाला क्लोरीन वाला सीरीज वाला पूछा जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन वाला सीरीज बहुत पूछा जाता है। तो आप याद रखोगे कि ये वाला सीरीज जो है इसका राइट होता है।
राइट, समझ में आ गया। ये वाला थर्ड और सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछे जाते हैं, तो ये वाला याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो सीरीज है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि देखिए एक ऑक्सीजन वाला जो फैमिली था, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये वाला जो है कायदे से हम देखें तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में जो है आप इसके अंदर थर्ड पीरियड एंड सेकंड पीरियड वाला भी अगर कंसेप्ट हम लगाते हैं तो भी क्या होता है कि गलत हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन को कहाँ आना चाहिए था, इसके नीचे सल्फर के जस्ट नीचे आना चाहिए था, जिस तरह से यहाँ पे क्लोरीन के जस्ट बगल में फ्लोरीन आ जा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन जो है जब डायरेक्टली जो है एकदम सबसे लास्ट में पहुँच जाता है। तो ये जो है आपको याद रखेंगे, ड्यू टू कॉम्पैक्ट जो है नेचर होता है ये इसके अंदर, तो ऑक्सीजन जो लास्ट में पहुँच जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना है जब भी क्वेश्चन आए। तो सबसे ज़्यादा होता है सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर पोलोनियम एंड टेलोरियम का पोलोनियम, फिर जो होता है ऑक्सीजन, लास्ट में जो ऑक्सीजन पहुँच जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट होता है इनर्ट गैस वाला। इनर्ट गैस में जनरली क्या होता है, आपसे पूछा जाए तो जीरो बोल सकते हैं या फिर पॉजिटिव बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। तो ये चीज़ हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता क्या है कि द टेंडिंग ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब एक टेंडेंसी होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, यानी देखो H और Cl है, किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई बॉन्ड कहीं बना हुआ है तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो शेयर है ये बीचों बीच नहीं रहता है, यानी कि कोई एटम जो है इन दोनों को कोशिश करेगा कि अपने साइड में खींचे। तो इसी टेंडेंसी को कि अपने साइड में जो है ज़्यादा कोई खींच रहा होगा, कोई ज़्यादा खींच रहा होगा, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पर देखोगे कि HCl के केस में इलेक्ट्रॉन जो है जनरली इधर रहते हैं, मतलब मिड ना होकर इधर की तरफ शिफ्ट रहते हैं, लगभग जो है इसके क्लोरीन के साइड में जो है शिफ्ट रहते हैं। तो इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसका ट्रेंड हम सिंपल सा देखते हैं। ट्रेंड जनरली इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर से जो है एस कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक के अंदर जो है जनरली होता है एस कैरेक्टर, जिसके अंदर जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ठीक है। तब देखो ट्रेंड्स के अंदर बात करें, ट्रेंड्स क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। वहीं टॉप टू बॉटम जाएँ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। ये हो जाएगा पहला ट्रेंड, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो है क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जनरली क्या है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा। जैसे हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनके जो है आप याद लीजिए, बिकॉज इसके क्वेश्चन डायरेक्टली जो आपसे पूछ जाते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर मेनली इसका यूज कराया जाता है, तो आप इनके याद रखो। इसका जो होता है 1 हो जाएगा, 1.5, इसका 2.5 से बढ़ते जाता है 3, 3.5 एंड ये 4 हो जाता है। आप ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू है ये, तो आप ये इनको जो है याद रखिएगा। फिर आता है हिमाचल प्रदेश से HP, तो इनका हो जाए 2.1, ठीक है, दोनों का है 2.1 हो जाएगा। फिर CI एंड S, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, आयोडीन एंड सल्फर, इनका जो कितना होता है 2.5, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज कराए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर मेनली यूज होते हैं। और एक होता है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 3 एंड क्लोरीन का हो जाता है 3.1। आप बस इतने चीज़ों को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज, इनसे जो है क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्वेश्चन और क्या होता है, मान लीजिए कहीं एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो है ऑर्डर जो होता है प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, प्लस चार्ज की तरफ जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा। वो जब नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पे बात करिए आप कौन, जैसे मान लीजिए A है, कोई एलिमेंट है, या फिर ऑक्सीजन की मान चले, ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन -2 है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको याद रख के चलना होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को लेके क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। अब हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज इनके सारे जो क्वेश्चंस का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं ऐप के अंदर। आप ऐप के अंदर जाकर क्वेश्चंस को वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में देखिए सबसे पहला क्या होता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक ज़्यादा होते हैं। नॉन मेटालिक जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। जैसे कार्बन वाले हो गए, कार्बन हो गए, तो कार्बन जैसे हम
राइट साइड में जाते हैं पीरियड टेबल में, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। जब भी कंपेयर करने को मिले तो आप कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। कार्बन वाले जैसे कार्बन हो गया, तो इनको जैसे बात करना होगा तो आप ज़्यादा एसिडिक बोल सकते हैं, वो इनको जो एसिडिक ऑक्साइड बोला भी जाता है। नेक्स्ट होता है मेटालिक ऑक्साइड्स। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, जैसे एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स हैं आपके सामने। सोडियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया, या फिर कैल्शियम हो गया। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? तो देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड से एग्जाम पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। NO, N2O, CO, ये सब क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब याद रखिएगा। फोर्थ यहाँ पे है एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन सा है? V2O5, Cr2O3, ZnO, Al2O3, ये सब याद होने चाहिए आपको। SnO एंड SnO2, PbO एंड PbO2, और इसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो हो जाएगा लास्ट वाला जो है यहाँ पे कि बेरिलियम वाला, ठीक है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप आई होप कि यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ तो जो है एम्फोथेरिक जो ऑक्साइड्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करना, देखिए सबसे पहले लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ेगा। अभी पहले हम डिस्कस किए थे ना ऑक्साइड्स वाले, तो ऐसे ही। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चूंकि राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे नॉन मेटल्स आते जाते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ पे जो है बढ़ते जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ऐसे में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज नॉन मेटालिक के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉन मेटालिक डिक्रीज करेगा तो मतलब वहाँ पे जो है मेटल्स आने शुरू हो जाते हैं। नीचे जैसे जाएंगे वहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होने लगता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है उल्टा हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड, ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का अगर ऑक्साइड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के, जैसे SO3 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसका +6 है, यहाँ पर +4 है, तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका जो है ये जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखते हैं, अब एक और है यहाँ पे 4th नंबर का लिख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स के केस में क्या होता है? तो यहाँ भी सेम एसिडिक स्ट्रेंथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ भी सेम ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल हो जाएगा आपका HClO4, ठीक है, HClO4, HClO3, HClO2। तो ये वहाँ पर देखिए ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे प्लस ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे जो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसी तरह से जो H2SO4 भी हो जाएगा, H2SO4 एंड H2SO3। यहाँ भी आप देखोगे कि इसका जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए जो ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। तो आई होप कि यहाँ तक जो है सारे जो ऑक्साइड के नेचर भी आपको जो है नेचर ऑफ ऑक्साइड जो कंप्लीट हो गए। और एक चीज़ एटॉमिक साइज में जो छूटा हुआ था, एटॉमिक साइज के अंदर हाइड्रेटेड वाले क्वेश्चन पूछे थे। हाइड्रेटेड देखो जनरली क्या था वहाँ पे हम बात किए थे, मान लो लिथियम है प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस लेकिन ना के रुबिडियम प्लस, मान लो यहाँ तक है, ठीक। यहाँ पे अगर आपसे एटॉमिक साइज पूछे तो हम क्या बताए थे? आप सबसे पहले क्या चेक करना है? सेल चेक करेंगे हम। सेल वाला बताए थे ना, सेल वाला चीज़, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल। यहाँ तक हम सेल देखेंगे। तो सेल के केस में देखेंगे तो हम क्या है, सबसे इधर के साइड क्या हमारा साइड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस तरह से सेल जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, तो सेल बढ़ रहे थे। यहाँ पे साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रेटेड बोल दे, हाइड्रेटेड रेडियस
तो जस्ट आपको उल्टा कर देना है, यानी कि जैसे केसेस में क्या करना है, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है जनरली नॉर्मल केस में, उसका जो है हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड का अगर आपसे सीक्वेंस पूछे तो लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन सोडियम प्लस इज ग्रेटर देन प्लस एंड रुबिडियम, ठीक है। ये जो है आपका सीक्वेंस हो जाएगा, आप याद रखिएगा, बिकॉज जितना ही छोटा होगा उतना ही ज़्यादा जो है आप अपने सामने जो वाटर के जिसके इसके चारों तरफ वाटर जो है उतना ही ज़्यादा मतलब जुड़ जाएंगे। तो आप रेडियस चेक होगे, इसके अंदर जो ज़्यादा रेडियस बन जाता है, जितना ही बिकॉज छोटा साइज की वजह से जो है ये ज़्यादा वाटर को अपने आसपास जो है होल्ड कर पाएगा। तो इसलिए हाइड्रेटेड रेडियस हम देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू इन बाकियों के। तो इसलिए जो है याद रखिएगा कि जो भी उल्टा कर देना है हमें, मतलब जो नॉर्मल एटॉमिक साइज के जो आएंगे आपके सीक्वेंस, उसके उल्टा कर देना है वाटर वाले, इसमें हाइड्रेटेड वाले यहाँ पर जनरली एक्वस लिखा रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे तो आई होप कि सारे जो आपके रिवीजन थे पीरियड टेबल को लेके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो सारे यहाँ पे कर दिया गया है। तो आप यहाँ से सारी चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 3000 प्लस जो क्वेश्चन केमिस्ट्री वाला है, उसके अंदर जो टॉपिक जो टॉपिक यहाँ बताए हैं सारे टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनसे जो आपको क्वेश्चंस फिर से जाके आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट जो है डाउट वहाँ भी से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।